खोलते हो बुक खोल के, आप लगे हुए हो डेफिनेशन पढ़ने में, थ्योरी पूरी पूरी लर्न कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड चीजें देख रहे हो, ऐसा अगर पढ़ोगे ना 11th में तो तुम्हारा 2 चैप्टर ना 2 महीने तक भी खत्म नहीं होने वाला। ये चैप्टर तो मैंने 1 महीने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा था, आज तो मुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। हमारा दीदी बीच में टेस्ट आ गया, अब हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे, क्यों? तेरे टेस्ट का सिलेबस बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, कोई भी एग्जाम हो 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 20% लिस्ट आपकी यहाँ पे प्रिपेयर हो गई। Hey guys, this is कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज यार क्लास 11th का सितंबर से मैं आपको रोड मैप बताऊंगी। अगर तुम्हें अभी भी रियलिटी चेक नहीं है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगस्त तक का तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट है, तुमने बैकलॉग्स बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं, यू हैव नॉट फिनिश्ड एनीथिंग, योर सिलेबस इज स्टिल देयर। जो अप्रैल में था आपका हाफ ईयरली में बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी जब आपके क्लास 11th के एग्जाम्स आएंगे तो ये चीज समझ लेना कि 4 महीने में 10th का सिलेबस कवर हो सकता है, 11th के सिलेबस 4 मंथ्स में कवर करके 90+ मार्क्स तभी लाए जा सकते हैं जब आप दिन रात बैठ के मेहनत कर रहे हो, 4 to 5 आवर्स बैठ पा रहे हो। बट उसके लिए भी एक करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। मैं आपको एग्जैक्ट वो रोड मैप बताऊंगी जो आपको क्लास 11th में आखिरी के 4 मंथ्स में फॉलो करना है। अगर अभी भी तुम्हें है कि लास्ट के 4 मंथ्स में यार मुझे मेरा एटीट्यूड चेंज करना है, मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में अभी जाओ और लिखो कि यू विल गिव योर, कि दीदी आई विल गिव माई 100%। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला आपका जो काम है वो है वीकली टाइम टेबल को फॉलो करना। कोई डेली टाइम टेबल नाम की चीज नहीं होती, कोई आपके टाइम वाइज टाइम टेबल की कोई चीज नहीं होती। आप एक वीक का टाइम टेबल बनाओ। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय क्लास 11th, क्योंकि क्लास 11th के चैप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। कोई भी एक चैप्टर उठाओ जो बहुत ज्यादा टफ है। फिजिक्स का चैप्टर उठा लो जो आपको टफ लगता है या नहीं समझ आता है, एक टफ चैप्टर लिया, साथ में सब्जेक्ट 2 यानी केमिस्ट्री हो सकता है, एक ईजी चैप्टर लिया, और ये दोनों चैप्टर्स आपको पूरे वीक तक पढ़ते रहने। यानी आप एक टाइम पे बैठो और टफ चैप्टर कवर करो, थोड़े टाइम पढ़ाई करने बैठो तो इजी चैप्टर कवर करो। इजी चैप्टर कुड बी एनी चैप्टर जो आपको आता हो, जो आपको इजी लगता हो, जो आपने कभी पढ़ लिया हो, वो चैप्टर। तो एक आपको टफ चैप्टर प्रिपेयर करना है और एक इजी चैप्टर साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है। एक चीज याद रखनी है यार आपको कि जब आप ये टफ चैप्टर पढ़ रहे हो और जब आप ये इजी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये आपको रोज पढ़ने हैं 7 डेज तक के लिए। और साथ में अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स के लिए आप सुबह टाइम निकाल करके 45 to 1 आवर का टाइम निकाल करके मैथ्स आप स्किप नहीं करोगे। बेशक आप थोड़े टाइम के लिए करो, ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं बचता, थोड़े टाइम के लिए करो, बट रोज आपको मैथ्स सॉल्व करनी ही है। तो सीधे समझ आई क्या करना है, कोई टफ चैप्टर उठाया, कोई इजी चैप्टर उठाया, इसको आप मेजर सब्जेक्ट समझ के चलो, इसको माइनर सब्जेक्ट समझ के चलो, यानी इस पे मेन प्रायोरिटी होगी। ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा ज्यादा टाइम इसको दोगे, इजी चैप्टर को आपको कम टाइम देना है। संडेज को आप कंप्लीट रिवीजन करोगे, जितना आपने पढ़ा चैप्टर्स में आपको बस वो रिवाइज करना है संडेज को बैठ करके। अब ये कवर करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीदी 1 वीक में तो मेरा चैप्टर नहीं कवर हो पा रहा है, मेरा चीजें छूट जा रही हैं, मेरे पास तो ट्यूशंस के टेस्ट हैं, ये काम है वो आगे मैं रिजॉल्व करूंगी, उसको कैसे ठीक करना है। बट अगर जहां पे तुम्हें मौका मिलता है, स्कूल से आप छुट्टी ले सकते हैं या आपको नहीं जाना है, कोई अगर ऐसा दिन है जहां पे आपके टीचर्स एब्सेंट है, तो प्लीज घर पे बैठो, छुट्टी लो, इसे पढ़ो, खत्म करो इन चैप्टर्स को, क्योंकि 11th में बेटा पास नहीं हो पाओगे ऐसे, ठीक है। ये कर लिया, संडेज को रिवीजन किया। अब आपको करना क्या है, सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करते हैं 11th में, पढ़े जा रहा है, बस पढ़ता ही रहता है, रिवीजन का उसको कोई टाइम नहीं है। जब दोबारा से पढ़ने बैठता है तो उसे समझ आता है कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये चैप्टर तो मैंने 1 महीने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा था, आज तो मुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। अब आप इस साइकिल में ना पढ़ो, इसके लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हर 2 वीक्स के बाद, जैसे ही मेरा भी कोई 4 चैप्टर्स हो जाते थे, हर 2 वीक्स के बाद आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उन 4 चैप्टर्स को आपको अगले वीक यानी 3rd वीक में पढ़ना है, और उस 3rd वीक में आपको और कुछ नहीं पढ़ना। यानी ये 4 चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन करोगे आप वीक नंबर 3 में, यानी उस पूरे वीक में आप कुछ नहीं पढ़ोगे, केवल और केवल रिवीजन करोगे और साथ में मैथ्स सॉल्व करोगे अगर आपके पास मैथ्स है तो। समझ आया? 4 चैप्टर्स खत्म किए 2 वीक में, और उन 2 वीक में 4 चैप्टर्स खत्म करने के बाद 3rd वीक में कंप्लीट रिवीजन करना है उन 4 चैप्टर्स का, ताकि आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो जाए और आप बिल्कुल भी भूलो नहीं। रिवीजन हमको बराबर करना है। अब ये तो हो गया यार, मैंने आपको एक बेसिक टाइम टेबल दिया कि आपको पढ़ना कैसे। फिर अगेन
4th वीक में दोबारा से 2 चैप्टर, 5th वीक में दोबारा से 2 चैप्टर, फिर 6th वीक में अगेन उसका रिवीजन। इस तरीके से आप करते हुए चलो। अब ये तो हो गया आपके वीकली टाइम टेबल। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा कि बच्चे को पता ही नहीं है कि चैप्टर कैसे पढ़ना है। आप 10th के माइंडसेट से निकले हो, आप अभी तक भी वैसे ही पढ़ते हो, आप बुक खोलते हो, बुक खोल के आप लगे हुए हो डेफिनेशन पढ़ने में, थ्योरी पूरी लर्न कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड चीजें देख रहे हो। ऐसा अगर पढ़ोगे ना 11th में तो तुम्हारा 2 चैप्टर ना 2 महीने तक भी खत्म नहीं होने वाला। एक चैप्टर की अप्रोच कैसे होनी चाहिए क्लास 11th की, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी कोई चैप्टर पढ़ने बैठते हो, स्टेप नंबर 1 इज टू वॉच वन शॉट लेक्चर्स। एंड व्हेन आई से वॉच वन शॉट लेक्चर्स, इट मींस विद 100% डेडिकेशन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे ये वॉच वन शॉट को देखना या कॉन्सेप्ट को समझना आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर समझ आना होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि चलो वन शॉट जल्दी जल्दी में देख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पूरे बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे। अब इसको पढ़ोगे कैसे? एक चैप्टर के लिए आपको 6 डेज अलॉट किए गए हैं। उस 6 डेज में आप उस चैप्टर को डिवाइड कर दो विद टॉपिक्स की। फर्स्ट डे में मैं 3 टॉपिक्स पढ़ूंगा, अगले दिन मैं 2 टॉपिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं 4 टॉपिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं 3 पढ़ूंगा, फिर मैं 4, फिर मैं 5, जितने भी टॉपिक्स है डिवाइड देम ऑल। उसके बाद अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है? पहले दिन गए, आपने अपना चैप्टर खोला, आपके पास 6 टॉपिक्स है, नोट देम डाउन, आपने नोट किया। वो 6 टॉपिक्स के वन शॉट लेक्चर से बेहतरीन तरीके से समझा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझा, उसमें क्या हुआ। जब आपको वो समझ आया, साथ साथ में आपके नोट्स बनते होने चाहिए। अब नोट्स ये नहीं कि आप पूरी लाइन लिख लिख के नोट्स बना रहे हो, वो सब काम नहीं करना। ये टाइम पहले होना था, जब आप पहले पढ़ रहे थे, तब आपको ये नोट्स बनाने चाहिए थे। जिसने नहीं बनाए हैं वो अब केवल शॉर्ट नोट्स बनाएगा। इसका एक सोल्यूशन और भी है। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि लेट सपोज, ये तो मेरे हाथ में ऐसी कुछ चीज है, लेट सपोज कि आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं जिनको नोट्स नहीं समझ आते हैं, लेक्चर से नोट्स नहीं समझ आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं यार, जिन्हें नोट्स बनाने में भी दिक्कत है, वो गूगल में आप जाओगे, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स को प्रिंट करवा लो। ऐसे हर एक चैप्टर का अलग प्रिंट, उसमें ना 2 से 3 व्हाइट पेजेस स्टेपल कर दो। आप क्या करो, जब टीचर पढ़ा रहा है तो सामने तुम्हारे पास नोट्स है रेफरेंस के लिए, जिसके पास पहले से हैं, उन नोट्स में जो चीजें रह गई या टीचर तुम्हें लगता है कि टीचर ने कोई चीज नहीं बताई, तो वो तुम पीछे ऐड करते चले जाओ। जो टीचर एक्स्ट्रा बातें बता रहा है, सॉरी, वो उसी नोट्स में ऐड करते चले जाओ। या अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कई ट्यूशंस के नोट्स बन रखे हैं, स्कूल के नोट्स बन रखे हैं, तो जहां पे बने हुए हैं उन्हीं नोट्स को पकड़ो, और जहां पे तुम्हें लग रहा है टीचर कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, वहीं पर एक पेज अटैच करके लिखते जाओ, क्योंकि फुल फ्लेजेड नोट बनाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। नोट्स तुम साथ में प्रिपेयर करते गए। पहले दिन आपने 5 टॉपिक्स पढ़े, उन 5 टॉपिक्स के आपने नोट्स बना लिए, 2 स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप क्या करोगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जितने टॉपिक्स कर दिए उसी दिन उतने टॉपिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी तुम्हें सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं करना कि नहीं भाई अब मैं आज एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन कल करूंगा। नहीं, जिस दिन टॉपिक पढ़ा उसी दिन उसके नोट्स बनाओ, उसी दिन उसके क्वेश्चंस करो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ लेना, डायरेक्ट टीचर्स यहां से क्वेश्चंस निकाल के दे देते हैं आपके एग्जाम्स में। स्टेप नंबर 4, जो हर एक स्टूडेंट को बोलती हूं कि क्लास 11th में अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा पेपर ऐसा पूछा जाएगा जैसे 10th में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, ऑस्किलेशंस क्या है, वेव्स क्या है, ये क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर से ज्यादा नहीं आते। अगर आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स का जाना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे जाना है, तो आपको मैंने बोला है रेफर करो एक अच्छी बुक जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिले। आपको स्टार्टिंग से मैंने बताया कि आप ओसवाल की बुक रेफर कर सकते हो। ये पूरे क्वेश्चन बैंक में हर एक वो चीज है जो एक 11th के बच्चे को चाहिए। क्यों मैं आपको बोलती हूँ, पहली बात, ये बुक आपको अचीवेबल लगेगी, देखने में बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, लेट सपोज, ठीक है, आपने एनसीईआरटी से 5 टॉपिक्स पढ़े, इसकी रिवीजन चीट शीट में गए, उस 5 टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया, फटाफट से आपने देखा की पॉइंटर्स है, 5 टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको इसी में मिल जाएंगे, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बुक में। आपको इसके बाद बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे उतने टॉपिक्स के मार्क करके करते चले जाओ। सेम डे पे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फिनिश करने हैं। एनसीईआरटी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे इसमें आपको दे रखे हैं। 1500 प्लस क्वेश्चंस है, फुली सॉल्व, पूरी अपडेटेड है, और रिवीजन भी साथ में दे रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी है। ये पूरी की पूरी बुक एक कंप्लीट बंडल है जो मैं बच्चों को हमेशा रेफर करती हूँ। ये कर सकते हो यार, दिस इज अचीवेबल। इतनी कोई मोटी बुक्स नहीं है, और क्वेश्चंस भी वो हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के बस 200 क्वेश्चंस दे दिए। 200 क्वेश्चंस अगर किसी किताब में होंगे भी तुम करोगे
क्या? नहीं कर पाओगे। इतने डेडिकेटेड होते तो तुम अप्रैल से कर रहे होते बैठ के, अभी मेरे से टाइम टेबल थोड़ी ले रहे होते। तो तुम्हें भी पता है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो फिलहाल, या तुमने कितना पढ़ा है। तो जो बच्चे ये बुक लेना चाहते हैं उसे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। ये हो गए आपके पहले के 4 स्टेप जो हर एक बच्चा करता है, सब करेंगे, टॉपर भी करेंगे, नॉर्मल बच्चे भी करेंगे। ये पहले के 4 स्टेप है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? दिक्कत आती है जब मैं आपको बोलती हूँ रिवीजन करो। बच्चा 99% बच्चा रिवीजन पता है कैसे करता है? पूरा चैप्टर उठाएगा यहां से लेकर के यहां तक, हर एक चीज रिवाइज कर रहा है। पहली बात तो 11th में कोई सुंदर डेफिनेशन पूछेगा नहीं, तो थ्योरी क्यों रट रहे हो तुम? नॉर्मल उस चीज को अंडरस्टैंड किया, समझ लिया, आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन करने के लिए क्यों बोला? किसी रीजन से बोला होगा कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन बैंक जो मैंने ओसवाल की बताई है उसके क्वेश्चंस करो। वहां से पता है तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा? जब क्वेश्चन करता है ना बच्चा, तो एक चीज पता पड़ती है, वो होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो एक आपको स्टेप 5 में रिवीजन के लिए लिस्ट बनानी है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें आप लिखोगे अरे यार ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, एक रफ लिस्ट। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कोई भी एग्जाम हो, 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 20% लिस्ट आपकी यहां पे प्रिपेयर हो गई। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए 20% जो लिस्ट है बच्चों वो प्रिपेयर हो जाएगी। एंड वंस ये दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, नाउ व्हेन यू डू द रिवीजन, आप पूरा रिवाइज नहीं करोगे, आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रायोरिटी ज्यादा रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों 2 घंटे पढ़ने बैठते हो तो आप एटलीस्ट 1 आवर 20 मिनट्स फोकस करोगे उस 20% टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट है, और बचे हुए जो आपके बेटा 40 मिनट्स हैं उस पे आप वो टॉपिक्स पढ़ोगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क के पूछे जाते हैं। ऐसे होती है रिवीजन। नहीं तो जब तुम्हारी प्री बोर्ड्स आएगी पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, फिर हाफ ईयरली में पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, बोर्ड्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, कभी कर ही नहीं पाओगे रिवाइज। समझ आए? तो ऐसे होता है रिवीजन। ये 20% रिवीजन बार बार होते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर तुम 100% रिवीजन करने के चक्कर में रहोगे, तुम्हारा पेपर नहीं हो पाएगा, ना सिलेबस खत्म हो पाएगा। इट्स लाइक ह्यूज लॉट ऑफ सिलेबस इज देयर। आप इसको कवर कैसे करोगे? आप उस 20% चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करते हुए चलोगे जो आपको बार बार दिख रहे हैं, यहां से मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस लिस्ट पे हमेशा ज्यादा फोकस करोगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर फेच कर सको, और बचे हुए टॉपिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ोगे। अब एक बहुत बड़ी टिप है, गोल्डन टिप, जो बच्चे देखते ही नहीं है। अगर तुम देखो कि तुम्हारा जो वेव्स एंड ऑस्किलेशंस 2 चैप्टर्स हैं लास्ट के फिजिक्स के, वो केवल 10 नंबर के आने हैं। इसमें मैंने देखा था, रुको, ये देखो, ये 10 नंबर के आने। अब बच्चा क्या करेगा? ये 10 नंबर के लिए भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठेगा। अरे कुछ चीजें बच्चों फिक्स होती हैं कि वेव्स एंड ऑस्किलेशन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे। कुछ टॉपिक्स तो हीरो टॉपिक्स है, वहां से तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो वेव्स एंड ऑस्किलेशंस अगर 10 नंबर का है तो उसको उस हिसाब से पढ़ो। ऐसा नहीं कि वेव्स एंड ऑस्किलेशंस आपने 10 दिन तक पढ़ा, बाद में आप ऊपर वाले टॉपिक्स पे आए जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं, जहां से 23 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो आपके लिए टाइम ही नहीं बचा। तो इस हिसाब से अपने एग्जाम्स अप्रोच करो, चैप्टर्स की वेटेज देख के। कोई चैप्टर अगर आ ही 5 मार्क का रहा है तो उस 5 मार्क्स के लिए बच्चों आप 10 घंटा 12 घंटा क्यों लगाओगे? आप कॉन्सेप्ट समझोगे, देखोगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कितने नंबर में आ रहा है, 5 मार्क में, 3 मार्क में, वो देखा, सॉल्व किया, खत्म किया। स्मार्ट वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। एक लिस्ट आप प्रिपेयर कर लो सारे के सारे चैप्टर्स की, वो स्टेपल कर लो और अपने डेस्क पे रख लो कि भाई इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे ये सॉल्व करने ही करना है। इस टॉपिक से क्या आ रहा है? न्यूमेरिकल आ रहा है। जैसे फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके लिए तुम्हें थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही सीन होता है, कहीं कहीं से अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो तुम थ्योरी को इतना लंबा लंबा पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो, अपना सेव करो टाइम, ठीक है? स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखो। ये सब तुम्हें पता चलता है पढ़ के। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? देखो, एक सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का टेस्ट और कोचिंग को लेकर कि दीदी हमारा टेस्ट आ गया, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो पूरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। हमारा दीदी बीच में टेस्ट आ गया, अब हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों? तेरे टेस्ट का सिलेबस बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, या टेस्ट का सिलेबस एग्जाम्स में नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर वो आना ही है तो एक दिन पूरा स्किप करो। जिस दिन तुम्हारा टेस्ट है उस दिन जो भी तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करना है वो सारा तुम क्या करो? स्किप करो, और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए पढ़ो। लेकिन मेक श्योर करना कि वो टेस्ट में यू परफॉर्म योर 100%, यू स्कोर वेरी वेल। पूरा मन लगा के, इच्छा ललक, पूरे डेडिकेशन के साथ तुमको पेपर करना है, ताकि जब तुम ये टेस्ट वाला टॉपिक कभी सेल्फ स्टडी में करने बैठो तो तुम्हें टाइम ना लगे, तुम्हारा टाइम बचे। बल्कि ये तो और अच्छा होता है जब टीचर्स टेस्ट लेते हैं तो बच्चे को फोर्स
फोर्सफुली पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, और इस वजह से क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होता है, आपका टाइम बचता है। जो चैप्टर आप पहले 10 घंटे 4 घंटे 6 दिन में करने वाले थे, वो आप वन डे में करते हो और काफी इफेक्टिवली करते हो। तो ये चीज देखो, ट्यूशन का कोई टेस्ट आ गया, मॉड्यूल्स है, वो भी ऐसे ही करना है, उसके लिए भी पढ़ो, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए सेल्फ स्टडी के टॉपिक साइड कर दो, वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ऐसे मैनेज किया जाता है। ऐसे नहीं है कि टेस्ट आ गया, नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, स्कूल का टेस्ट मेरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मैं केवल स्कूल का पढ़ रहा हूं, या फिर मैं घर पे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, कोचिंग का मैं पढ़ ही नहीं रहा, तो फिर ट्यूशन जा क्यों रहे हो तुम? जब कोई टेस्ट है पढ़ो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो। एट द एंड ऑफ द डे गोल इज टू स्टडी। अब वो बीच में टेस्ट आए, बीच में स्कूल का टेस्ट आए, या तुम सेल्फ स्टडी आए, गोल इज टू स्टडी, पढ़ना है, बस बात खत्म। दूसरा क्या है, स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स, एक हैक बता दो। जब मैं क्लास 11 में थी, मैंने क्या किया, सीनियर्स के पास गई, उनसे ना 11th के क्वेश्चन पेपर्स ले लिए, क्योंकि उनके पास उनके वाले साल के तो थे, उससे पहले वाले साल के भी थे, वो क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट किए। क्योंकि आपका 11th का पेपर आपके स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक तरीका होता है, जो क्लास में टीचर्स बार बार बता रहे होते हैं, जिन टॉपिक्स को, अरे ये इंपॉर्टेंट है, आता है इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चंस हैं 80% चांसेस कि आपके एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में 11th में वही आए। क्योंकि टीचर जब सेटअप करते हैं पेपर्स को, तो जो टॉपिक्स वो क्लास में ज्यादा लिखाते हैं, ज्यादा नोट्स बनवाते हैं, ज्यादा आपको समझाते हैं, वही आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो स्कूल टीचर्स का पढ़ाया हुआ ध्यान से सुनो, क्योंकि पेपर में बेटा वही आने वाला है, वही पेपर बनाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पेपर अगर 2 साल के भी सॉल्व कर लिए, तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि टीचर का क्या ऑरा है और टीचर कैसे एग्जाम को सेट करता है। ठीक है, अब इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो स्कूल के पेपर्स यूजुअली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट इट कैन वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल कि कौन से स्कूल में किस लेवल का पेपर है, कौन से स्कूल में किस लेवल का पेपर है, इसलिए तुम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आज से ही फॉलो करना शुरू करो। आई होप यार तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, तुम्हें एग्जाम टाइम में 11th में 12th में मैं बहुत काम आने वाली हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।